स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सपोर्ट्स इन एनिमल्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इस चैप्टर का स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले का जो प्रीवियस सेगमेंट था जिसके अंदर हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स काफी डिटेल से पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला सेगमेंट है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स है और उसमें से आज हम सपोर्ट इन प्लांट्स का थोड़ा सा जो पोर्शन है वो डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो सपोर्ट्स इन एनिमल्स है इसका क्या मतलब है। सपोर्ट्स जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था तब भी मैंने सपोर्ट्स की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी। आज भी मैं इसको दोबारा रिमाइंड करवा देता हूं कि स्पोर्ट्स क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पोर्ट क्या है। एनीथिंग दैट बियर द वेट ऑफ समथिंग दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। कि कोई भी चीज जो किसी दूसरी चीज के वजन को बर्दाश्त करती है हम कहते हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रही है। सपोज के मैं एग्जांपल दूं, ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है तो इसके वजन को मैं बर्दाश्त किया हुआ, मतलब मैं इस व्हाइट बोर्ड मार्कर को सपोर्ट कर रहा हूं। इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, स्केलेटन का। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्केलेटन का। उसके बाद दूसरे नंबर पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन वो सारे के सारे किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। लिहाजा उनको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और सेल की डेफिनेशन के अंदर हम लिखते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी सेल हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल। मतलब जमीन की कशिश, जमीन जो है वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है तो उसके अगेंस्ट इनको सपोर्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। उस सपोर्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, स्केलेटन का। अब हमें सपोर्ट की समझ आ गई किस तरह से एनिमल्स की बॉडी को स्केलेटन सपोर्ट करता है। अब हम आते हैं स्केलेटन की डेफिनेशन के ऊपर। स्केलेटन की डेफिनेशन है द टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल विच प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड शेप टू द बॉडी ऑर्गन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। कि ये स्केलेटन कहता है कि एक काफी सख्त, एक समझ लें कि फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है कि जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। ये आगे जाके हम देखते हैं, आज ही इस लेक्चर के अंदर देखें किस तरह से ये मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा होता है स्केलेटन। उसके बाद शेप भी प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये जरूरी नहीं कि एक स्केलेटन, मतलब आगे हमने टाइप्स पढ़नी है तो एक जो स्केलेटन है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरे कर रहा हो। मतलब वो शेप भी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट भी, प्रोटेक्शन भी, मूवमेंट भी। बास के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ शेप और प्रोटेक्शन और मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। कुछ चीजें वो नहीं प्रोवाइड कर रहा तो जरूरी नहीं कि एक स्केलेटन सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करे। उसके बाद यहां पर ये डेफिनेशन होगी कि एक स्केलेटन जो है वो एक टफ रिजिड फ्रेमवर्क होता है जो कि सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट और शेप प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन्स को। उसको हम स्केलेटन का नाम देते हैं। आगे आगे देखते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन, मतलब कि ये किन किन केमिकल से मिलकर बना हुआ होते हैं स्केलेटन। स्केलेटन जो हैं अगर देखा जाए तो कुछ स्केलेटन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऐसे स्केलेटन पाए जाते हैं जो कि सिर्फ इनऑर्गेनिक इन नेचर है। कुछ ऐसे हैं कि जो ऑर्गेनिक इन नेचर है और कुछ ऐसे हैं कि जो दोनों तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल से मिलकर स्केलेटन बना हुआ होता है कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले अगर हम इनऑर्गेनिक की देखा जाए तो जो मोलस्कन्स हैं, जिनको हम सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स का नाम भी देते हैं, ये जो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स या मोलस्का है,
इनकी बॉडी का जो स्केलेटन है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट इनऑर्गेनिक है, और मोलस्का का जो स्केलेटन है वो इस इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक के ऊपर अगर हम आ जाएं तो कुछ जैसा कि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब कि जो आर्थ्रोपोड्स ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन है, जो आउटर कवरिंग है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है? काइटन है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिनकी, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर दोनों तरह का मटेरियल मिलकर स्केलेटन बना रहा होता है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन को देखा जाए तो ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन का जो स्केलेटन है वो दो तरह के मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल। जैसा कि कैल्शियम फास्फेट और प्रोटीन, कैल्शियम फास्फेट को देखा जाए तो ये इनऑर्गेनिक है, जबकि प्रोटीन को देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक है। मतलब कि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल से मिलकर जो ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन है वो बना हुआ होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिनका सिर्फ इनऑर्गेनिक, जैसा कि मोलस्कन्स है, और कुछ ऐसे जिनका सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स है, और कुछ ऐसे कि जिनका दोनों तरह के मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि प्रोटोजोअन्स हैं, तो उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल, जाहिर सी बात है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोअन्स, तो उनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल स्केलेटन को सेक्रेट कर रहा होता है, स्केलेटन बना रहा होता है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद है, तो उनके अंदर खास तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन। खास तरह के जो है वो सेल्स होते हैं कि जो स्केलेटन की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके बाद यहां तक इसकी केमिकल कंपोजिशन भी कंप्लीट हुई। आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन को तीन बेसिक टाइप्स के अंदर, थ्री बेसिक टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये जब आप इसके ये लफ्ज देख रहे हैं तो आपको समझ आ रही होगी कि हाइड्रो का क्या मतलब होता है? वाटर, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग। मतलब कि जो पानी रुका हुआ है उसकी वजह से जो स्केलेटन बन रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मतलब ये वाटर बेस्ड स्केलेटन है, पानी से बना हुआ स्केलेटन है। पानी से बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट कर रही है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरे नंबर पर आ जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सो का क्या मतलब होता है? एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर पाए जाने वाला स्केलेटन है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? एक्सोस्केलेटन। जैसा कि आर्थ्रोपोड्स को हमने कहा कि इसके अंदर भी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, और ये कल हम काफी डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, एक्सोस्केलेटन को। उसके बाद आगे रहता है एंडोस्केलेटन। एंडो का क्या मतलब होता है? इनसाइड। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो उनके अंदर, जो उनकी बॉडी के अंदर, अंदर वाली साइड पे, ये भी हम काफी डिटेल से इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन के बाद, कि उसकी बॉडी के अंदर वाली साइड के अंदर जो स्केलेटन मौजूद होता है उसको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। और मोस्टली तौर पे जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एंडोस्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने किसको डिस्कस करना है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम एंडोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को अगर हम देखा जाए, हाइड्रो से क्या मराद होता है? वाटर। स्टैटिक मीन स्टैंडिंग, मतलब एक जगह पर जो खड़ा हुआ पानी है उसकी वजह से जो स्केलेटन है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। इसको सिंपली हम बास जगह पे हाइड्रोस्केलेटन भी कह रहे होते हैं, मतलब कि पानी से बना हुआ स्केलेटन। स्टैटिक का वर्ड बास जगह पे नहीं यूज किया जाता। मतलब अगर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की डेफिनेशन आ जाए या कुछ भी आ जाए या हाइड्रोस्केलेटन आ जाए तो ये एक ही चीज के नाम है, आपने याद रखना।
अब ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, आपने मोस्टली तौर पे रास्ते में जाते हुए बैलून्स वगैरह देखे होते हैं, वो डॉग वगैरह बना हुआ होता है, कैट बनी हुई होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई होती है। लेकिन अगर हम उसके अंदर पानी से उसको फिल कर दें तो समझ लें कि वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। ठीक है, अब देखें किस तरह से ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये कोई हार्ड स्केलेटन नहीं है। पहली बात कि ये एक हार्ड स्केलेटन नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये स्केलेटन जो है ये फ्लूइड फील्ड कैविटी के ऊपर बेस कर रहा होता है, और उस फ्लूइड फील्ड कैविटी को, दो तरह की फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है, एक को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है, और उसके बाद दूसरी है सीलोम। जो नाइडेरियंस हैं, जो नाइडेरियंस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जबकि एनिलिड्स के अंदर सीलोम पाया जाता है। अब हमने ये जो कैविटी है इसको देखना है कि ये कैविटी क्या है और सीलोम क्या है। गैस्ट्रो का वर्ड जो है ना ये यूज किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और वैस्कुलर का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब वैस्कुलर सिस्टम के लिए। मतलब कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी वो कैविटी है कि जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब वैस्कुलर सिस्टम ये दोनों मौजूद होते हैं, और उस जगह पर पानी खड़ा होता है, और उसकी वजह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड, शेप प्रोवाइड, और उसके बाद मूवमेंट के अंदर हेल्प हो रही होती है। उसके बाद आगे रहता है सिलोम। सिलोम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सिलोम को अगर हम सिंपली डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द स्पेस बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट, यानी कि बॉडी वाल और गट के दरमियान वाली जो स्पेस होती है उसको हम कह रहे होते हैं, सपोज के अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एंडोडर्म, सॉरी बाहर की तरफ है एक्टोडर्म, और ये जो अंदर की तरफ है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंडोडर्म। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान ये वाली जो जगह है, ये जो खाली जगह है ये वाली, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सीलोम का। ये सीलोम है। बास जगह पे एक्टोडर्म को हम बॉडी वॉल भी कहते हैं, और जो एंडोडर्म है उसको हम गट भी कहते हैं। तो हम कहते हैं कि द स्पेस बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, या हम कहते हैं द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, और सीलोम जो है वो एनिलिड्स के अंदर पाया जाता है, यहां पर वाटर फील्ड होता है, और उस वाटर फील्ड, वो जो वाटर फील्ड होता है वो एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये फ्लूइड फील्ड कैविटी के ऊपर बेस करता है। दो तरह की कैविटीज है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सीलोम। जो नाइडेरियंस हैं उनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जबकि जो एनिलिड्स हैं उनके अंदर सीलोम पाया जाता है। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये नंबर 1 कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरे नंबर पर ये मसल्स की मूवमेंट के लिए मसल्स को प्लेस प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है, ताकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके, और उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के नतीजे पे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये दो फंक्शन थे। उसके बाद अकरेंसेस की बात करें कि ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, मतलब किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। सबसे पहले तो नाइडेरियंस हैं जिनके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी की फॉर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे एनिलिड्स हैं जिनके अंदर सीलोम की फॉर्म में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। उसके बाद कुछ मुलस्कन्स ऐसे हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी पाया जाता है। कुछ मुलस्का फाइलम से बिलोंग करने वाले जो है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद होता है, जिसको हम सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। मुलस्का को हम सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। उसके बाद आगे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ना वो आपकी सिलेबस के अंदर दो जो है वो एग्जांपल दी गई है, सी एनिमोन्स की और अर्थवॉर्म की। ठीक है, अब हमने इनको 1 बाय 1 देखना है कि ये किस तरह से इनकी बॉडी के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक फंक्शनल जो है वो रोल प्ले कर रहा है। अब देखिए सी एनिमोन की स्ट्रक्चर को मैंने ड्रा किया हुआ होता है, ड्रा किया हुआ है। ये जो है ये टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल्स है, और ये इसकी बॉडी है
और ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, यानी कि ये सबस्ट्रेटम मतलब कि सरफेस है कि जिसके साथ ये सी एनिमोन की जो बॉडी है वो अटैच है, काफी फर्मली अटैच है। अब होगा क्या, ये देखें, अगर यहां पर ये जो मैं सर्कल की शेप में बनाए हुए हैं, ये सर्कुलर मसल्स हैं, सी एनिमोन्स की बॉडी के अंदर ये सर्कुलर मसल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो, मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जितने भी एनिमल्स हैं ना, ये हेट्रोट्रॉफ है, मतलब अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड गेन करना पड़ती है। लिहाजा फिर ये अपने स्केलेटन यानी कि डिफरेंट सपोर्टिव स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि ये फूड को सर्च कर सके और अपने फूड को गेन कर सके और इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर वो लाइव रह सके, जिंदा रह सके। ठीक है, अब देखेंगे ये जो सी एनिमोन है, इसकी बॉडी को अगर हम देखा जाए तो इसकी ये सर्कुलर मसल्स हैं इसकी बॉडी के ऊपर अरेंज हुए हुए, और ये इसका माउथ है, ये जो है ये इसका माउथ है। होता क्या है कि इसकी माउथ के थ्रू जब इसकी बॉडी के अंदर वाटर एंटर हो जाता है, उसके बाद ये माउथ को क्लोज कर देता है सी एनिमोन। जब माउथ को क्लोज कर देगा, उसके बाद जो इसने नेक्स्ट क्या करना होता है कि इसके ये जो मसल्स हैं, ये जो इस तरह सर्कल की शेप में मसल्स हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब सुकड़ना होता है। जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साइड देखें कि अटैच है सबस्ट्रेट के साथ, नीचे की तरफ तो ये जा नहीं सकती इसकी बॉडी। अब जब ये सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये एलांगेट हो जाएगी, मतलब टेंटिकल्स के अंदर भी वाटर चला जाएगा और इसकी बॉडी जो है ना वो अपराइट स्ट्रक्चर यानी कि बिल्कुल सीधी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जिस तरह से मैं यहां पर आपको ड्रा करके दिखाता हूं कि सपोज कि ये सबस्ट्रेटम है, तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा कि इसकी जो बॉडी है वो इस तरह से एलांगेट हो जाएगी। ये सब एक जगह, ये जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच है, ये नीचे नहीं एलांगेट, नीचे की तरफ एलोंगेशन नहीं हो सकती, बस हो सकती है तो ऊपर की तरफ हो सकती है। अब ये सर्कुलर मसल्स ने जब कांटेक्ट करना है तो क्या होगा, सर्कुलर मसल के कांटेक्ट करने की वजह से ये जो है ये बिल्कुल अपराइट स्ट्रेचर मतलब ऊपर की तरफ ये चली जाएगी इसकी बॉडी, और इसके जो टेंटिकल्स हैं वो भी बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाएंगे और इसका माउथ जो है वो क्लोज ही रहेगा, मतलब कि ये अपनी बॉडी को इलांगेट कर रही है इस तरह से, मतलब कि जब ये सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट कर रहे हैं सी एनिमोन्स की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंट इस तरह से अपनी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती है, मतलब कि ये इसका पानी से भरा हुआ स्केलेटन होता है, मतलब कि पानी फील करती है, बाद में सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट करते हैं और इसकी बॉडी एलांगेट होती है। ठीक है, मतलब कि ये एक मूवमेंट शो कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें जाए तो यहाँ पे सर्कुलर मसल कांटेक्ट किया, उसकी बॉडी एलांगेट हुई, टेंटिकल्स भी इरेक्टेड फॉर्म में आ गए हैं और बॉडी एक अपराइट स्ट्रेचर में स्टैंड हो गई है, मतलब कि एक बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, खड़े हुए पानी की वजह से ये स्केलेटन इस तरह से, इसकी बॉडी जो है वो इस तरह से अपराइट स्ट्रेचर में आई है। उसके बाद अगर आते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है ना, ये कहते हैं कि एनिलिड्स से बिलोंग करता है, और आपको पता होना चाहिए कि एनिलिड्स को एनिलिड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ड लिया गया है एनुलाई से। एनुलाई का क्या मतलब होता है, रिंग, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। जिस तरह आपने रेलगाड़ी देखी होगी, एक डिब्बा पे दूसरा तीसरा होता है, इस तरह लंबी सी रेलगाड़ी होती है, इसी तरह अर्थवॉर्म की बॉडी भी जो है वो उसके काफी ज्यादा रिंग्स में मिलकर, यानी काफी ज्यादा सेगमेंट्स में मिलकर एक उसकी बॉडी को बनाया हुआ होता है। और एक जो, जिस तरह एक रेलगाड़ी का डिब्बा दूसरे से अलग होता है ना, तो उसके बीच में कुछ ना कुछ होगा मौजूद, इसी तरह ये जो है ये एक सेगमेंट, मतलब कि एक जो टुकड़ा है ये वाला, ये एक टुकड़ा इससे अलग है। ये किसके थ्रू अलग हो रहा है, इसके दरमियान एक पर्दा होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेप्टा का। ठीक है ना, मतलब कि इसका जो एक सेगमेंट है वो दूसरे सेगमेंट से सेपरेट हो रहा है, किसके थ्रू, किस स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सेप्टा का।
अब हमने देखना है कि ये जो अर्थवर्म है, इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह से जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। अब देखिए, अगर हम यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ हमने एक वाला लिया है, एक एक लेकर यहां पर हमने रख लिया, ये सारे नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें से एक सेगमेंट को हमने उठाया, एक सेगमेंट हमने यहां पे ड्रॉ किया। अब देखें कि यहां पर ये जो सेगमेंट हमने सिर्फ एक सेगमेंट लिया, ये जो है वो उसके सर्कुलर मसल्स हैं। आपने याद रखना है कि ये जो है वो जो अलोंग द सर्कल अरेंज हो उसको हम सर्कुलर मसल कहते हैं, जो अलोंग द लेंथ अरेंज हो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं। इसके अंदर दोनों तरह के मसल्स मौजूद है। ये जो है ये सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो अर्थवर्म है इसके अंदर सीटा मौजूद होती है। ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये जो सीटा है, ये यहां पर इसने क्या करना है कि यहां पर एक साइड पर सीटा को फिक्स कर लेना है। यहां पर इसने सबस्ट्रेट के साथ सीटा को फिक्स कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह यहां पर इसने सबस्ट्रेट को फिक्स कर लिया, सिर्फ ऊपर की तरफ बॉडी जा सकती थी, अब यहां पर इसने सबस्ट्रेट के साथ फिक्स कर लिया। अब इसकी बॉडी क्या करेगी, उस तरफ जा सकेगी, इस तरफ नहीं जा सकती। अब क्या होगा कि ये इसके जो सर्कुलर मसल्स है वो कांटेक्ट करेंगे। जब सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो इसकी बॉडी इस तरह से इलांगेट हो जाएगी, ठीक है। इसकी बॉडी जब वो इलांगेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब सर्कुलर मसल्स ने कांटेक्ट किया तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और ये क्या है, सर्कुलर मसल्स। ये सर्कुलर मसल है। पहले सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट करेंगे, बॉडी इलांगेट हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर ये जो सीटा है, ये समझ लें ये 3 सीटा और ये सीटा जो है, यहां पर एक साइड में ये फिक्स्ड है, लिहाजा बॉडी इस तरफ तो जा नहीं सकती। जब सर्कुलर मसल कांटेक्ट करेंगे तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी। अब क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है कि जब सर्कुलर मसल कांटेक्ट किए, अब ये वाले पोर्शन के ऊपर यहां पर ये वाले सीटा को फिक्स करेगा, जबकि ये वाले फ्री हैं। अब क्या होगा कि बॉडी जो है वो दोबारा उसी पोजीशन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ एक सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सारे की नहीं। यहां पर दोबारा बॉडी उसी शेप में आ जाएगी जिस शेप में, और बॉडी जो है आप देखें कि वो एक जगह से वो दूसरी जगह मूव कर गए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ठीक है। और ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब देखें कि बॉडी आगे यहां पर ये था, अब ये आगे मूव कर गया है। दोबारा सुनिए, इसका मैकेनिज्म क्या है कि हमने अर्थवर्म के अंदर, हाँ, सेगमेंटेड बॉडी होती है अर्थवर्म की, हमने एक सेगमेंट सिर्फ लिया देखने के लिए कि इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं मूवमेंट के अंदर। अब ये देखेंगे एक सेगमेंट को हमने लिया, इसके ये सर्कुलर मसल जो कि अलोंग द सर्कल्स अरेंज है, ये कांटेक्ट करेंगे। जब ये कांटेक्ट करेंगे तो इसकी बॉडी इलांगेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैलून को पकड़ के भी दबाएं ना, तो वो क्या होगा, इस तरह से जब आप दबाएंगे तो उसकी बॉडी बाहर की तरफ यहां से निकल के इलांगेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह इलांगेट होगी। जबकि ये साइड एक फिक्स की हुई है उसने, कि किसके साथ, सीटा के साथ, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है कि जो यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है। इसकी बॉडी इस तरफ इलांगेट, क्योंकि इसने मूव इस तरफ करना, इसकी बॉडी इस तरह इलांगेट होगी। अब क्या करेगा कि इसकी बॉडी जब इलांगेट होगी तो इसने अब ये वाले सीटा को फिक्स कर लेना सबस्ट्रेट के साथ, इसको फिक्स कर दिया और इसको फ्री कर देगा। जब इसको फ्री करेगा तो बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, और दोबारा इसी तरह फिर दोबारा यहां पर क्या होगा, यानी कि ये वाले जो सीटा है, ठीक है। अब ये दोबारा इन सीटास को सबस्ट्रेट के साथ इसको फिक्स करेगा, ठीक है। और दोबारा सर्कुलर मसल कांटेक्ट करेंगे। जब दोबारा सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो बॉडी दोबारा इस तरह से इलांगेट हो जाएगी फिर, ठीक है। फिर दोबारा कहते हैं कि वो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है जब वो कांटेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे इस कंडीशन पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कांटेक्ट करेंगे, इधर लॉन्गिट्यूडनल मसल कांटेक्ट करेंगे कब कि जब ये वाली जो साइड है वो फिक्स हो जाएगी, जबकि ये वाली साइड फ्री होगी। मैं आपको समझा दूं, ये देखें, सपोज के यहाँ पर ये इसने साइड फिक्स की, ठीक है। दूसरा ये दोनों जगह पे सीटास मौजूद है, ठीक है। अब सर्कुलर मसल ने जब कांटेक्ट किया तो ये बॉडी इस तरह से चली जाएगी, क्योंकि ये तो साइड फिक्स है, ये कहीं जा नहीं सकती, तो ये वाली इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये इलांगेट हो गई तो अब इसने इस वाली साइड को फिक्स कर लेना है और इसको फ्री छोड़ देना है। अब जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा,
ठीक है, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। दोबारा क्या होगा कि ये इस वाली साइड को फिक्स करेगा और इसको फ्री छोड़ देगा, ये दोबारा एलांगेट होगी। अब इसको फिक्स करेगा और इसको फ्री छोड़ देगा, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कांटेक्ट करेंगे, तो इस तरह से ये फिर इसके अंदर मूवमेंट पाई जाती है। आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म है वो इस तरह से मूव करता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।